नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के रूस जाते ही ढाका में बड़ा खेल, 5 बड़े सैन्य अफसर हाउस अरेस्ट, शेख हसीना के एडीसी भी शामिल। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका, ट्रांसशिपमेंट समझौता तोड़ा, मोहम्मद यूनुस का बिलबिलाना हुआ तय। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत और जापान एक साथ बनाए परमाणु मिसाइल। अमेरिका की दगाबाजी के बीच जापानी थिंक टैंक का प्रस्ताव। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की आक्रामकता और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की दगाबाजी ने इंडो पैसिफिक के शक्ति संतुलन को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। अमेरिका के ऊपर से सबसे करीबी सहयोगियों का विश्वास भी डगमगा गया है। इसे देखते हुए जापान के एक थिंक टैंक ने सुझाव दिया है कि भारत और जापान को एक साथ आकर संयुक्त रूप से लंबी दूरी की सामरिक स्ट्राइक क्षमता विकसित करनी चाहिए। जापानी थिंक टैंक ने प्रस्ताव दिया है कि इस मिसाइल की रेंज कम से कम 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। जापानी थिंक टैंक ने सुझाव दिया है कि ऐसा करके भारत और जापान चीन की आक्रामकता और उसके प्रभाव को काउंटर कर सकते हैं। आपको बता दें कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है। अपनी सैन्य क्षमता के साथ ही वो न सिर्फ दक्षिण चीन सागर के पड़ोसी देशों को बल्कि पूर्वी चीन सागर में भी देशों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में नौसैनिक उपस्थिति काफी तेज बढ़ाई है। इसने अपने पड़ोसी देशों को परेशान कर दिया है। भारत पहले से ही चीन के साथ कई मोर्चे पर उलझा हुआ है और जापान के ऊपर भी चीन का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। जापान के सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। 2020 में भारत और चीन के सैनिक गलवान घाटी में हिंसक झड़प में उलझ भी चुके हैं। जापानी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत और जापान एक साथ आते हैं और साथ मिलकर लंबी दूरी तक मार करने वाली सामरिक मिसाइल का निर्माण करते हैं तो वो चीनी सैन्य ठिकानों को खतरे में डाल सकते हैं। इससे न सिर्फ दोनों देशों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि उन्हें अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं होगी। 2000 से 3000 किलोमीटर की सामरिक परमाणु बम गिराने की क्षमता वाली मिसाइल को विकसित करने का मतलब है कि भारत और जापान एक साथ मिलकर चीन के अंदर काफी गहराई तक मार करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। इससे चीनी द्वीपों, खुफिया प्लेटफॉर्म्स और चीन के गुप्त बेस जो देश में काफी अंदरूनी इलाके में बने हैं, उन पर भी हमले किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को काफी मजबूत कर ली है। चीन के पास DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है और इससे चीन अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा चीन ने अपने एंटी एक्सचेंज रणनीति को भी काफी मजबूत कर लिया है, जिसका मकसद ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपने विरोधियों के खिलाफ बढ़त हासिल करना है। लिहाजा भारत जो एक परमाणु शक्ति है और जापान जिसके पास परमाणु बम नहीं है, दोनों एक साथ आकर पारंपरिक लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को विकास कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने बांग्लादेश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में किसी तीसरे देश के निर्यात करने के लिए भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करने की अनुमति देने वाली पारगमन सुविधा को समाप्त कर दिया है। एक सरकारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई है। इसका मुख्य रूप से परिधान क्षेत्र के भारतीय निर्यातकों के पहले सरकार से पड़ोसी देश को दी गई यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। हालांकि इस फैसले के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों के और ज्यादा बिगड़ने का खतरा जताया जा रहा है।
इस सुविधा ने भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में बांग्लादेश के निर्यात के लिए सुचारू व्यापार प्रवाह को सक्षम किया था। यह सुविधा भारत द्वारा जून 2020 में बांग्लादेश को प्रदान की गई थी। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों पर भारी शुल्क लगाया है। पहले के परिपत्र में भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों में निर्यात कार्गो का पारगमन की अनुमति दी गई थी। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय से परिधान, जूते और रत्न जैसे आभूषण जैसे कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को मदद मिलेगी। बांग्लादेश कपड़ा क्षेत्र में भारत का एक बड़ा प्रतिस्पर्धा है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, अब हमारे पास अपने माल के लिए अधिक हवाई क्षमता होगी। पहले निर्यातकों ने बांग्लादेश को दी गई पारगमन सुविधा के कारण कम जगह की शिकायत की थी। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस सुविधा को वापस लेने से बांग्लादेश के निर्यात और आयात लॉजिस्टिक्स में बाधा आने की उम्मीद है, जो तीसरे देश के व्यापार के लिए भारतीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर है। श्रीवास्तव ने ये भी कहा कि पिछली व्यवस्था ने भारत के माध्यम से एक सुव्यवस्थित मार्ग की पेशकश की थी, जिससे पारगमन समय और लागत में कटौती हुई। उन्होंने कहा, अब इसके बिना बांग्लादेशी निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स में देरी, उच्च लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नेपाल और भूटान खासकर इसलिए बांग्लादेश के प्रतिबंधित पारगमन पहुंच के बारे में चिंता जता सकते हैं, क्योंकि यह कदम बांग्लादेश के साथ उनके व्यापार को बाधित करेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश आर्मी के 5 अफसरों को पिछले साल जुलाई में छात्र विद्रोह के दौरान उनकी भूमिका के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। जुलाई छात्र विद्रोह के बाद बीते साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह ढाका से भागकर भारत आ गई थी। सैन्य अफसरों का हाउस अरेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जामन रूस के दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस घटनाक्रम में ढाका को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सेना ने जिन 5 वरिष्ठ अधिकारियों को ढाका छावनी में नजरबंद किया गया है, उनमें 2 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 मेजर शामिल है। सैन्य अधिकारियों को 5 अप्रैल को उनके आधिकारिक आवासों तक सीमित कर दिया गया था। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने सार्वजनिक रूप से 5 अधिकारियों की पहचान जारी नहीं की है। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी अधिकारी 24 घंटे निगरानी में हैं और उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध है और देश छोड़ने से रोक दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर किए गए हैं, जिसके कारण जनरल वकार उज जामन ने इस कदम की मंजूरी दी थी। आर्मी चीफ जनरल जामन शुरू से ही ठोस सबूतों के बिना कार्रवाई के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर आईसीटी की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद अधिकारियों के खिलाफ हाउस अरेस्ट को अधिकृत किया। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया, यह एक खुली गिरफ्तारी है। वे अपने घरों में ही रहते हैं, लेकिन कड़ी निगरानी में रहते हैं। उन्हें उनके संबंधित कार्यों से हटा दिया गया है और वे किसी भी परिस्थिति से देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।